हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए असाइनमेंट के आंसर्स जो हैं उनके आंसर्स या उनके सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं माह अक्टूबर 3rd असाइनमेंट है, उसके आंसर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें प्रश्न पहला है आपका, यौगिक ए गर्म करने पर एक गैस बी देता है जो वायु की अवयव है। जब इस गैस की अभिक्रिया H2 के 3 मोल से उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एक दूसरे गैस C बनती है जो क्षारीकीय प्रकृति की होती है। गैस C के नम अवस्था में ऑक्सीकरण करने पर यौगिक D बनता है जो अम्ल वर्षा का एक भाग है। ए से डी तक यौगिक की पहचान कीजिए और सभी पदों के लिए आवश्यक समीकरण लिखिए। तो देखिए, ये स्टेप जो है इसके लिए आपको अलग अलग पद बोले गए हैं, तो इसमें हम अलग अलग स्टेप में रिएक्शन बताएंगे। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी कि पहला आपको ए ही फाइंड आउट करना है। आपको ए भी नहीं दिया गया है, केवल प्रश्न में ये बोला गया है कि आपको ए को गर्म करने पर बी मिलेगा जो कि एक गैस है, जो कि वायु का एक अवयव है। तो वायु में हम जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे अवयव होते हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। तो जब हम NH4NO2 को हीट करते हैं तब हमको N2 और H2O प्राप्त होता है। N2 यहाँ पर एक गैसेस फॉर्म में है और N2 जो है वो एक वायु का अवयव भी है। तो यहाँ पर आपको A और B फाइंड हो गया। A आपको मिला NH4NO2 और B जो है वो आपको मिला N2। स्टेप 2 आएंगे। स्टेप 2 में इसमें बोला गया है इस गैस की अभिक्रिया हम H2 के 3 मोल के साथ जब हम कराते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर N2 + 3H2 आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको NH3 गैस मिलेगी। तो ये जो गैस बनती है ये क्षारकीय प्रकृति की होती है। तो ये एक्चुअल में हैबर विधि ही है। हैबर विधि में जैसे N2 से 3H2O का फॉर्मेशन, N2 और H2 को रिएक्ट करा के NH3 का फॉर्मेशन होते हैं, उसमें जो कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं वही उत्प्रेरक जो है वो यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बोला गया है, तो आप हैबर विधि में जो उपयोग होने वाले कैटालिस्ट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो NH3 बना है वो प्रोडक्ट होगा आपका C। अब स्टेप 3 में कहता है ये कि जो आपको गैस, जो क्षारीय प्रवृत्ति की जो गैस मिली है, NH3 यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है, जो गैस मिली है उसको नम अवस्था में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो आपको प्रोडक्ट D मिलता है। NH3 को जब हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको यहाँ पे NO मिलता है। फिर NO को फिर से हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमको NO2 प्राप्त होता है। यहाँ पर डबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होने के बाद इसको हम ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, इसको हम जब वाटर के साथ NO2 को रिएक्ट कराते हैं तब हमको HNO3 प्राप्त होता है और HNO3 जो है वही हमारा D जो है लास्ट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आप इसको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिख सकते हैं क्योंकि आपको पदों में समझाने के लिए कहा गया है और फाइंड आउट करना है A to D क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। प्रश्न दूसरे में चलते हैं। प्रश्न दूसरा कहता है, इसमें 3 भाग दिए गए हैं। इसमें पहला है सल्फर के अल्फा और बीटा अपर रूपों का संक्रमण ताप क्या है। SO2 किस प्रकार की से एक वायु प्रदूषक है। तीसरा प्रश्न कहता है ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। तो इसका पहले का आंसर है आपका, देखिए पहला कहता है कि जो अल्फा और बीटा अपर रूपों का संक्रमण ताप क्या होता है, ठीक है। संक्रमण ताप वह ताप है जिस पर जो एक अल्फा सल्फर है और बीटा सल्फर है दोनों जो है वो एक साथ इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं। तो यहाँ पर अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर के बीच में जो ट्रांजिशन, जो टेम्परेचर होगा वो होता है उनमें, मतलब अल्फा और बीटा वही टेम्परेचर है जहाँ पर ये दोनों अल्फा और बीटा में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 96.58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि हम इसे केल्विन के फॉर्म में लिखेंगे तो होगा 369.73 केल्विन के फॉर्म में। नेक्स्ट है इसका सेकेंड क्वेश्चन था आपका, SO2 किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है। तो देखिए इसके रीज़न हो सकते हैं, 2 रीज़न हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ईंधन के दहन के दौरान वातावरण में मुक्त होती हैं जो उपस्थित H2O अणु व ऑक्सीजन से जुड़कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और यह अम्ल विषैली प्रकृति की
होती है, होने के कारण जो ये प्रदूषण का कारण बनती है। जो संगमरमर होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, से बनी मूर्तियाँ व कीर्ति स्तंभों को का क्षारण जो है वो करती है, क्योंकि इसमें सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे रिएक्शन दी हुई, जैसे वातावरण में यदि SO2 गैस है तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर के ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं। जो संगमरमर है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड के बने होते हैं, उनके साथ ये H2SO4 रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, क्षारण की प्रक्रिया होती है। अगला इसमें देख सकते हैं कि SO2 विषैली तथा उत्तेजक प्रवृत्ति के होने के कारण श्वसन मार्ग को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तीसरा है, इस गैसों की बहुत कम सांद्रता होने पर भी पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिनमें क्लोरोसिस रोग उत्पन्न होता है। तो कुल मिलाकर के ये गैस जो है वो चाहे आपके स्मारकों के क्षारण का भी काम करती हैं, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स को भी के भी श्वसन नलिकाएं या उनमें उत्सर्जन नहीं श्वसन मार्ग में उसको प्रभावित करती हैं। इसके अलावा ये पौधों को भी, या जितने भी प्लांट किंगडम हैं उनमें भी ये क्या करती है, क्लोरोसिस जैसे डिजीज़ जो है वो फॉर्म करती हैं। थर्ड आपका है प्रश्न यहाँ पर, ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। तो इसका आकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ओजोन बोरेट बफर उभय प्रतिरोधी, जिसका pH होता है 9.2, युक्त उभय प्रतिरोधक पोटेशियम आयोडाइड KI विलयन के आधिक्य में अभिक्रिया करती है तो आयोडीन I2 मुक्त होती है। इसका मानक सोडियम थायोसल्फेट N2S2O3 विलयन के साथ अनुमापन करके O3 गैस का मात्रात्मक आकलन किया जा सकता है। तो इसमें मात्रात्मक आकलन बोला गया है। आप इसकी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कराएंगे तो इसमें हम इसका क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न तीसरा कहता है, इसमें भी आपके 3 प्रश्न हैं। फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा, कोई 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया का कारण बताइए। प्रश्न तीसरे में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हैलोजन ग्रुप में अम्ल की सामर्थ्यता को बढ़ते क्रम में बताना है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तब उसमें भी हमको उनकी अम्ल सामर्थ्यता जो है वो घटते क्रम में बताना है। तो इसके आंसर्स देखते हैं। पहला है इसमें प्रश्न तीसरा का पहला, फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें देखिए क्या कहता है। इससे पहला हम लिखेंगे कि फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार का कारण उसका छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, निम्न फ्लोरीन बंध वियोजन एंथैल्पी तथा संयोजकता कोश में D कक्षकों की अनुपस्थिति है। फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार के उदाहरण जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाती हैं, जबकि हैलोजन फैमिली के अन्य जो तत्व हैं वो कई ऑक्सो अम्ल का निर्माण करते हैं। दूसरा कहता है कि F2 की आबंध वियोजन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान अपेक्षित मानों से बहुत कम होते हैं। प्रश्न दूसरा है इसका कि क्लोरीन जो है उसकी विरंजक क्रिया के कारण बताइए। तो क्लोरीन जो है वो एक ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में काम करता है। तो क्लोरीन की विरंजन क्रिया जो है वो कैसी होती है कि इस क्रिया में नमी में उपस्थिति से ऑक्सीडेशन होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि क्लोरीन एक प्रबल विरंजक है, नमी की उपस्थिति में क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन यानी O देती है, जो रंगीन पदार्थ को ऑक्सीकरण करके उसे रंगहीन कर देते हैं। यह विरंजन जो रहता है वो स्थायी होता है। ये क्लोरीन द्वारा होने वाला जो विरंजन होगा वो हमेशा परमानेंट होता है, मतलब उसमें हम कलर एक बार जैसे कलर ख़त्म हो जाए तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है। जैसे क्लोरीन का वाटर के साथ जैसे रिएक्ट होती है तो HCl गैस और नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और ये जो रहेगा रंगीन पदार्थ को के साथ ऑक्सीडाइज होकर के अपना स्थायित्व बना लेते हैं और वहाँ पर उसको क्या कर देते हैं, कलरलेस कर देते हैं।
तो यहाँ से देखिए अब रंगीन पदार्थ प्लस ऑक्सीजन, जो नवजात ऑक्सीजन बनी है वो क्या बना लेगा, रंगहीन पदार्थ। यहाँ पर अगर आपका नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि HF HCl और HBr HI है ना, इनका इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ लिखिए जिसमें उसकी अम्लीय सामर्थ्यता का बढ़ता हुआ क्रम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HF HCl HBr और HI, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कौन सा होगा, एसिड जो है वो HI होगा। फिर अगला इसका सेकंड पॉइंट है HClO HClO2 HClO3 और HClO4 के अम्लीय सामर्थ्यता का घटता क्रम पूछ रहा है। तो घटता क्रम अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले HClO4, फिर HClO3, HClO2 और HClO। इस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न चौथा है, उत्कृष्ट गैस के कम क्रियाशील होने के 2 कारण लिखें। दूसरा है आपका, हीलियम को गोताखोरी के उपकरण में उपयोग किया जाता है। प्रश्न तीसरा कहता है NF3 एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है परंतु NCl3 एक ऊष्माशोषी यौगिक है, क्यों? तो देखिए चौथा का पहला आंसर कहता है आपका, इसमें आपके पॉइंट्स है, 2 पॉइंट आपको पूछे गए हैं। तो इसके फर्स्ट पॉइंट ये है कि उत्कृष्ट गैस के सभी कक्षक पूर्णतः भरे होने के कारण वे स्थायी विन्यास प्राप्त करके संतृप्त होते हैं और इस कारण ये क्रियाशील नहीं होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रीज़न यही है कि उत्कृष्ट गैस के अष्टक जो है वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। वो किसी भी तरह से ना ही अपने इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और ना ही देते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट है, पूर्णतः भरे होने के कारण स्थायी होते हैं और सैचुरेटेड होते हैं। तो ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये कारण है कि ये कम क्रियाशील होते हैं। दूसरा कारण ये है कि इनमें संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही है दूसरा कारण भी कि ऑक्टेट पूर्ण है, कंप्लीट है, जिसके कारण इनका आयनन विभव जो है वो उच्च होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, आयनन विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली भरे हुए हैं, स्टेबल है, तो वहाँ से हमको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हाईली होते हैं, अतः ये क्रियाशील नहीं होते हैं। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा नंबर का, ऑक्सीजन के साथ आपका प्रश्न है हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ हैलोजन भी समुद्री गोताखोरों के द्वारा तैराकी उपकरण में प्रयुक्त की जाती है। चूँकि रक्त में बहुत कम घुलनशील होते हैं इसलिए यह डिप्रेशन घटाती है तथा गोताखोरों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ी दिक्कत का कारण बनते हैं। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया जो होती है उसमें दिक्कत का कारण होती है। अगला प्रश्न है आपका, NF3 एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है परंतु NCl3 एक ऊष्माशोषी यौगिक है, क्यों? तो इसमें तीसरा का उत्तर है N2 + F2 NF3 का फॉर्मेशन करता है। आप रिएक्शन देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में जो फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। FF का जो आप बॉन्ड दे रहे हैं यहाँ पे इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी बंधन क्षमता बहुत कम होती है। वास्तव में रिपल्शन इसलिए होता है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि इनकी बंधन क्षमता कम होती है किंतु यह उच्च रूप से विद्युत ऋणी होते हैं तथा कम स्थायी होते हैं, किंतु इनके बनने वाले बंध NF जो होते हैं उनकी बंधन क्षमता जो रहती है वो अधिक होती है और ये अधिक स्थायी होते हैं। रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जब N2 और F2 रिएक्ट करते हैं NF3 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि F और F के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक बॉन्ड है, लेकिन जब वो N के साथ, नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने के बाद वो कैसा बॉन्ड बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम N2 और Cl3 की रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है NCl3। इस अभिक्रिया में क्लोरीन और क्लोरीन की बंधन की क्षमता जो रहती है वो अधिक होती है क्योंकि यह कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, किंतु जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और NCl बंध बनाते हैं तो उनकी बंधन क्षमता जो रहती है वो कम हो जाती है, अतः यह कम स्थायी हो जाते हैं। तो अतः NF3 जो है और NCl3 जो है उनकी रिएक्शन उत्सर्जन और अवशोषण वाली प्रक्रियाएं क्यों होती हैं, ऐसे यौगिक क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि NF3 अधिक स्थायी है और अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, स्टेबल होगा, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन होना मतलब क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। तो ऊर्जा उत्सर्जन करने के कारण ये एक ऊष्माक्षेपी यौगिक होते हैं, जबकि NCl3 कम स्थायी होते हैं और अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित करते हैं।
अवशोषित, क्योंकि उनको स्टेबल होना है इसलिए वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं, और जो अवशोषण होता है उसको बोलते हैं हम ऊष्माशोषी। ठीक है, तो इसलिए NCl3 जो होते हैं वो एक ऊष्माशोषी यौगिक हैं। तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट के आंसर्स कंप्लीट होते हैं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने ग्रुप्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच।